हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। ये चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट 3 NCERT का चैप्टर है। NCERT क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स। इससे 6 लेक्चर आ चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 7 है ये। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें। और कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई भी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने दिया है टेलीग्राम लिंक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। आप टेलीग्राम पर जाएं और विजिट करें, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, टेस्ट दें। मैं अभी टेस्ट ले भी रहा हूँ, तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, अलग अलग चैप्टर्स के टेस्ट चल रहे हैं टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो टेस्ट देने आपको मिलेगा वहाँ पर। और इस लेक्चर से भी जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप टेस्ट आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी जानकारी चाहिए या आपको नोट्स चाहिए, जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टेलीग्राम लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। एंजाइम्स। Almost all enzymes are proteins. There are some nucleic acids that behave like enzyme. These are called ribozymes. देखिए, जब जितना भी एंजाइम होता है वो सब क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जितना भी एंजाइम है, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम क्या है? वो सब प्रोटीन होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करता है। कुछ न्यूक्लिक एसिड जो है एंजाइम की तरह बिहेव करता है, उस न्यूक्लिक एसिड का नाम है राइबोजाइम। ठीक है, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर। देखिए, एंजाइम जो होता है वो क्या है? वो प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन है, इसलिए एंजाइम का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा और एंजाइम का भी टर्शरी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ठीक है, व्हेन यू लुक एट ए टर्शरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is the active site. देखिए, मैं दिखाता हूँ फिगर। देखिए, अगर अमीनो एसिड की चेन सीधी है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का या प्रोटीन का। ठीक, ये हेलिकल स्ट्रक्चर देखिए, अगर अमीनो एसिड की चेन का स्ट्रक्चर हेलिकल है इस तरह से, ठीक है, तो बोलेंगे ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीनो एसिड ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का या एंजाइम का। ठीक, और ये लास्ट वाला जो देखने मिल रहा है ये टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का या कह सकते हैं एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमीनो एसिड की जो चेन है वो क्रिस क्रॉस कर रही है आपस में। देखिए, यहाँ पे आपस में क्रॉस की, इंटरसेक्ट की, यहाँ पे आपस में क्रॉस की, यहाँ पे आपस में क्रॉस की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में चेन जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही, क्रिस क्रॉस कर रही है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब क्रिस क्रॉस वाली जगह है। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस करने की वजह से क्या हो रहा है कि क्रेविसेस बन रहे हैं, पॉकेट बन रहा है। देखिए, ये रहा,
ठीक है, ये स्पेस जो है इसी को बोल रहे हैं क्रेविसेस। ये छोटा सा गैप बन जा रहा है, देखिए ये गैप बन जा रहा है, ये गैप बन जा रहा है, गैप स्पेस, या इसको क्रेविसेस बोल रहे हैं या पॉकेट बोल रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये जो पॉकेट बन रहा है, ये पॉकेट, ये पॉकेट, ये पॉकेट, ये पॉकेट, यही पॉकेट जो है एक्टिव साइट है एंजाइम का। ठीक है, देखिए क्रेविसेस और पॉकेट्स आर कॉल्ड, वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। तो ये जो क्रेविसेस, जो ये स्पेस जो दिख रहा है, ये जो है एक्टिव साइट है एंजाइम का। ठीक है, क्या ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज ए क्रेविसेस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वैसी जगह है जहां पर सबस्ट्रेट आकर के फिट हो जाता है। मतलब कि रिएक्शन में जो चीज़ इन्वॉल्व है, जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो आकर के एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर के फिट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है? कोई भी चीज़ जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, जो रिएक्शन का हिस्सा है, ठीक है, जो रिएक्शन का हिस्सा है जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो होता है सबस्ट्रेट। जैसे कि पॉलीसैकेराइड भी एक तरह का सबस्ट्रेट है, अगर उसको हम तोड़ेंगे ग्लूकोज में। ठीक है, देखिए इस तरह से होता है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम। ठीक है, तो क्या में बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कोई भी चीज़ है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड को हम लोग को तोड़ना है ग्लूकोज में, तो उस वक्त सबस्ट्रेट क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड एंजाइम के साथ ऐड हुआ, तो एंजाइम ने पॉलीसैकेराइड को अपने एक्टिव साइट में फिट किया और वो पॉलीसैकेराइड टूट गया ग्लूकोज में, तो हम लोग को ग्लूकोज मिला प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, खैर इतना को आपको पता होगा, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे तो सबस्ट्रेट क्या होता है वो आपको पता होगा। Thus enzyme through their active site catalyze reactions at a high rate। एंजाइम जो होता है वो अपने एक्टिव साइट के ज़रिए रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, रिएक्शन को बहुत तेज़ी से कराता है। अगर बिना एंजाइम का कोई रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन की स्पीड जो है बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो, मतलब सालों लग जाएंगे वो रिएक्शन होने में। लेकिन अगर एंजाइम के ज़रिए वो रिएक्शन कराया जाए तो उस रिएक्शन को टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत से झटपट वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस से नीड मेंशंस। देखिए, एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंसेस, उसकी बात करेंगे हम लोग। Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged at high temperature, say above 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एंजाइम कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में फ़र्क क्या है दिखाते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है इफ़िशिएंटली काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं तब। ठीक है, लेकिन एंजाइम जो है वो इफ़िशिएंटली काम नहीं करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस के अगर ऊपर जाए तो एंजाइम जो है वो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से काम नहीं करेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो तभी काम करेगा अब अच्छा से जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तब। However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature, that is hot vents and sulfur spring, are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। देखिए,
जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर वाले, गर्म वाले एरिया में रहते हैं, हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, हॉट विंड्स हुआ जैसे कि, और सल्फर स्प्रिंग हुआ, तो जो एंजाइम हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम मिलता है, वो एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है, डैमेज नहीं होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहता है, हॉट वेंट्स में रहता है, सल्फर स्प्रिंग में रहता है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर वाले एरिया में भी काम कर जाते हैं, डैमेज नहीं होते हैं, जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस वाला एरिया। Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organism। देखिए, तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम निकालते हैं, वो एंजाइम थर्मल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है, थर्मल कंडीशन में भी स्टेबल रहता है, डैमेज नहीं होता है। अब आते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। Chemical compound undergo two type of changes. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bond। देखिए, सबस्ट्रेट ऐड होगा एंजाइम में, तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, तो एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, मिलेगा प्रोडक्ट हम लोग को। ठीक है, तो कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो सबस्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड वो सबस्ट्रेट हो सकता है। तो सबस्ट्रेट में, या कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड में, दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल कंपाउंड में दो तरह के चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब हुआ कि उस केमिकल कंपाउंड के या सबस्ट्रेट के शेप में चेंज आया है, उसके अंदर कोई भी बॉन्ड तोड़ा नहीं गया, बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हुई सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर कोई भी बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हुई है, बस सबस्ट्रेट के शेप में चेंज आया है, तो वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। Another physical process is a change of state of matter when ice melts into water or when water becomes a vapor। या फिर दूसरा देखिए, फिजिकल चेंज ये भी हो सकता है कि स्टेट में चेंज आना। स्टेट में मतलब कि अगर बर्फ़ है, आइस है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो चेंज आ रहा है स्टेट में, सॉलिड से कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, या कह सकते हैं वाटर से कन्वर्ट हो गया आइस में, ये भी क्या फिजिकल चेंज है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। देखिए, अगर कोई सबस्ट्रेट है या केमिकल कंपाउंड है, उसका पुराना बॉन्ड तोड़ दिया गया, ठीक है, और फिर नया बॉन्ड बना लिया गया, पुराना बॉन्ड को क्या किया गया, तोड़ दिया गया, और फिर नया बॉन्ड बनाया गया। ठीक है, तो इस टाइप का अगर चेंज आता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन वाला अगर चेंज आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग हुआ तो बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ, और सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल BaOH2 H2SO4 ऐड किए, BaOH2 और H2SO4 को ऐड किए, तो क्या बना, BaSO4 बना और 2H2O निकल गया। तो ये जो रिएक्शन जो दिखने मिल रही है, ये वाली रिएक्शन इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। क्यों है इनऑर्गेनिक, सोच के बताइए। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे होंगे आपको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन क्यों है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जितना भी कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है
वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बाकी जिसमें कार्बन नहीं है वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस रिएक्शन में देखिए कहीं पे कार्बन दिख रहा है आपको, कहीं पे कार्बन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक आया समझ में? तो कार्बन नहीं इसलिए इनऑर्गेनिक है, कार्बन होता तो ऑर्गेनिक बोलते हैं। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। देखिए स्टार्च की जो हाइड्रोलाइसिस होती है ग्लूकोज में, तो इसमें कार्बन होता है, ग्लूकोज में कार्बन देखने मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो ये स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज में होना उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ ए फिजिकल और ए केमिकल प्रोसेस refers to amount of product formed per unit time. It can be expressed as delta P by delta T. देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के स्पीड की, रेट की बात करते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का अगर स्पीड की बात करें, हम लोग रेट की बात करें, स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। देखिए सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम तो बनता है प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है पर यूनिट टाइम में। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए सपोज करिए एक रिएक्शन है CO2 प्लस H2O बना H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम this reaction is very slow with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. देखिए अगर कोई एंजाइम नहीं देंगे, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को हटा देंगे और डायरेक्टली हम लोग CO2 प्लस H2O करेंगे तो हम लोग को मिलेगा H2CO3। तो बिना एंजाइम की ये रिएक्शन कराएंगे, CO2 प्लस H2O अगर ऐड करेंगे बिना एंजाइम के, तो क्या होगा? रिएक्शन की स्पीड जो है बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो 200 मॉलिक्यूल जो है H2CO3 का बनेगा पर आवर। अगर बिना एंजाइम के हम लोग CO2 प्लस H2O करेंगे तो H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेगा पर आवर। ठीक है, 1 घंटा में 200 molecule of H2CO3 बनेगा। ठीक है, however by using the enzyme present within the cytoplasm carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 600,000 molecules being formed every second. देखिए अगर इसी रिएक्शन में हम लोग इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्वॉल्व कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? रिएक्शन की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन जो है वो तेज़ हो जाएगा। मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऐड कर देने की वजह से कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, 600,000 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनने लगेगा हर सेकंड। देखिए यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बन रहा है 1 घंटे में, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 600,000 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है हर सेकेंड। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पीड जो रिएक्शन की बढ़ गई एंजाइम ऐड करने की वजह से। अमाउंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अमाउंट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अमाउंट का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम।
द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियंस टाइम। 10 मिलियंस टाइम जो है एंजाइम ने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। कितना टाइम से बढ़ाया? 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। तो एंजाइम का जो पावर है वो बहुत इनक्रेडिबल है। आगे बढ़ते हैं। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। देखिए, रिएक्शन के रेट को हम रिएक्शन की वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन जो है हम लोग को पता है रिएक्शन का तब। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एमंग अदर फैक्टर। तो रेट जो है फिजिकल चेंज का या केमिकल चेंज का जो रेट है, स्पीड जो है, उस पर असर पड़ता है टेम्परेचर का और दूसरे फैक्टर का। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट rate doubles or decreases by half for every 10 डिग्री सेल्सियस change in either direction। देखिए, एक रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड जो है वो क्या होगी? आधी हो जाएगी, ठीक है, या डबल हो जाएगी। यहाँ देखिए, सपोज कि ये वाला रिएक्शन है, ठीक। अब इस रिएक्शन की जो स्पीड है आधी हो जाएगी या डबल हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं, तो रिएक्शन की स्पीड जो है इस डायरेक्शन में डबल हो जाएगी, ठीक है, या आधी हो जाएगी, या फिर इस डायरेक्शन में रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी या आधी हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वंस। तो रिएक्शन जिसको कैटेलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब कैटेलिस्ट की मदद से जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत तेज होगा, वो रिएक्शन बहुत स्पीड से होगा जो रिएक्शन कैटेलिस्ट की मदद से होगा, ठीक है। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than uncatalyzed reaction। देखिए, तो अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, दो रिएक्शन को, कि एक रिएक्शन कैटेलिस्ट की मदद से हो रहा है और एक रिएक्शन विदाउट कैटेलिस्ट से हो रहा है, तो हम लोग को देखने मिलेगा कि जो रिएक्शन एंजाइम के जरिए हो रहा है वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन बिना एंजाइम के जरिए हो रहा है वो काफ़ी स्लो हो रहा है। यहाँ देखिए, ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway। देखिए, कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो मल्टी स्टेप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, मतलब कि एक स्टेप में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखिए, ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है पायरुविक एसिड का ग्लूकोज से, ये डायरेक्टली ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहा पायरुविक एसिड में एक स्टेप में। ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ग्लूकोज और पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन के बीच में वहाँ पे बहुत से स्टेप हैं। टोटल कितने? 10 स्टेप होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये जो असल में ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं इस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि 10 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, उसी तरह एंड सो ऑन चलता आता है। ऐसे ऐसे 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप के बाद फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड का। देखिए, तो ये जो रिएक्शन है is actually a metabolic pathway in which glucose becomes a pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। देखिए, इस फिगर में आपको दिखाता हूँ। देखिए, ग्लूकोज जो है स्टेप 1 में पहले कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर स्टेप 2 में कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, स्टेप 3 में कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, स्टेप 4 में कन्वर्ट हुआ DHAP और G3P निकला। फिर उसके यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको NADH प्लस आयन, फिर NADH प्लस H प्लस आयन,
और फिर फॉर्मेशन होता है स्टेप 6 में 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट और 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, मतलब 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट का। फिर स्टेप 7 में 3-फॉस्फोग्लाइसरेट का फॉर्मेशन हो रहा। स्टेप 8 में 2-फॉस्फोग्लाइसरेट का फॉर्मेशन हो रहा। स्टेप 9 में PEP का फॉर्मेशन हो रहा और स्टेप 10 में पायरुवेट बन रहा है। तो यहाँ पे देखा आपने 10 स्टेप है टोटल, उसके बाद जाकर के ग्लूकोज से बन रहा है पायरुवेट। ये जो स्टेप देखने मिल रहा है, ये जो 10 स्टेप जो है, इन स्टेप में बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिक पाथवे से गुजरेगा तब जाके बनेगा पायरुविक एसिड। तो ये जो 10 स्टेप जो दिख रहा है, ये रास्ता जो दिख रहा है, जिस रास्ते के जरिए ग्लूकोज गुजरा फिर जाकर के पायरुविक एसिड बना, तो इस रास्ते को बोलेंगे हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, या इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इस रिएक्शन को ग्लाइकोलाइसिस ही बोलते हैं। तो ये रिएक्शन असल में क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है, जिसके बाद मिलता है हम लोग को पायरुविक एसिड आफ्टर 10 स्टेप। खैर ये जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ग्लाइकोलाइसिस रेस्पायरेशन वाला चैप्टर में। यहाँ पे मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया, लेकिन असल में इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको रेस्पायरेशन वाला चैप्टर है, वहीं पे डिटेल में दिया हुआ ये चीज़ें। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to a variety of metabolic end product। तो metabolic pathway जो है वो इन प्रोडक्ट जो हो सकता है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ इन प्रोडक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन जैसे यहाँ पे मैंने आपको 10 स्टेप दिखाया, 10 रिएक्शन दिखाए, फिर लास्ट में फाइनली जाकर के बना पायरुविक एसिड। तो इन 10 रिएक्शन से 10 स्टेप से गुजरता है ग्लूकोज, फिर जाकर के बनता है पायरुविक एसिड। तो ये जो 10 रिएक्शन चल रहे हैं, 10 स्टेप जो चल रहा है, हर स्टेप जो है एक तरह का क्या है, रिएक्शन है। तो हर स्टेप में कुछ कुछ प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो वो सब फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो सब बीच का है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को चाहिए वो क्या मिला था, पायरुविक एसिड। तो मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से क्या होता है, इन प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग को वैरायटी ऑफ इन प्रोडक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। देखिए हमारे स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन है, मतलब कि हमारे स्केलेटल मसल में जब कंडीशन एनारोबिक हो जाएगी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन होगी हमारे स्केलेटल मसल में, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड रिलीज होगा। ठीक, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन आएगी, एरोबिक कंडीशन, जब हमारे स्केलेटल मसल में की कंडीशन जो है नॉर्मल हो जाएगी, ऑक्सीजन वाली कंडीशन होगी, तो पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड रिलीज होगा। ठीक, इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल अल्कोहल। देखिए ये जो ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक एसिड, इसको बोला ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, यीस्ट में ग्लूकोज से बनता है इथेनॉल। ठीक है, यीस्ट में ग्लूकोज से बनता है इथेनॉल, पायरुविक एसिड नहीं बनता, इथेनॉल बनता है। यीस्ट में ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि यीस्ट में जो है ग्लूकोज से बनता है इथेनॉल। ठीक है, तो यीस्ट में वो होता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से हम लोग को मिलता है फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल। ठीक है, इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखिए फर्मेंटेशन जो है बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस की तरह है, लेकिन हम लोगों ने फर्मेंटेशन नाम दिया, ग्लाइकोलाइसिस नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलता है क्या मिलता है, पायरुविक एसिड। लेकिन
फर्मेंटेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? इथेनॉल। फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है, ग्लाइकोलाइसिस में भी ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है, लेकिन इन प्रोडक्ट डिफरेंट है दोनों में। इसलिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। हो सकता, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और अब विज़िट करिए आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम लिंक पे मेरे यहाँ पे दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाइए, विज़िट करिए और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। टेस्ट भी चल रहे हैं हमारे, तो इस सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज टेस्ट करवा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू।